हाय एवरीवन। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल। आज का पहला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 6.4 या फिर 8.4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए अब रक्त के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। रक्त में मुख्य रूप से दो प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है, जिसमें 90% भाग जल तथा 7% भाग प्रोटीन, इसके अलावा 0.9% भाग लवण व 0.1% भाग ग्लूकोज पाया जाता है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स की बात की जाए तो ब्लड वेसल्स रक्त का लगभग 45% भाग बनाता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और तीसरा है प्लेटलेट्स या फिर पट्टिकाणु। इसके अलावा एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर तक खून होना अनिवार्य है स्वस्थ रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित रहता है जिससे ऐंठन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल या फिर जल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारे मनुष्य के शरीर की पेशी कोशिकाएं होती हैं वे अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, परंतु ध्यान रहे ऐसा यह थोड़े ही समय के लिए कर सकती हैं। यह प्रक्रिया उस समय होती है जब ऑक्सीजन अस्थायी रूप से कम हो। अवायवीय श्वसन ऐसा श्वसन होता है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जब व्यायाम या फिर एक्सेट्रा एक्टिविटीज़ करते समय पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमको पूछा गया है कि हमारी पेशियों में संचित ऐसा पदार्थ जो उससे हमें ऐंठन महसूस होती है तो वो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ए है भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। बी कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड व जल में विखंडित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि उपरोक्त दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। जो भोजन में संचित ऊर्जा होती है वह श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, इसीलिए सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन यानी कि ब्रीदिंग करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कोशिका के अंदर भोजन यानी कि ग्लूकोज का उपयोग करके CO2 व जल में विखंडित हो जाता है। जो श्वसन होता है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला वायवीय श्वसन। जब ग्लूकोज का विखंडन O2 के उपयोग द्वारा होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। इसके अलावा अवायवीय श्वसन, जब O2 की अनुपस्थिति में भी भोजन जब विखंडित हो सकता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है ईस्ट एंड एक्सेट्रा। यीस्ट के द्वारा जब अल्कोहल का निर्माण होता है तो उस वक्त अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप चाहें तो इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप नोट डाउन भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको स्टेटमेंट ही दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। अर्थवर्म श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं। बी है मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि बी और ए दोनों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो अर्थवर्म होता है उसमें गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से त्वचा के द्वारा ही होता है। इसकी त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र व श्लेष्मी प्रतीत होती है। इसके अलावा अर्थवर्म को किसानों का मित्र भी कहा जाता है और इसके द्वारा जो उत्पादित खाद होती है उसे हम वर्मी कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बी है यहाँ पे जो मेढक होता है उसमें मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी त्वचा के माध्यम से भी ये श्वसन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेढक का श्वसन तंत्र कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसमें फेफड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 9 से 12 प्रति मिनट, यहाँ पे ये प्रति मिनट में होगा, या फिर 15 से 18 प्रति मिनट, या फिर 21 से 25 पर मिनट, या फिर
33 से 44 पर मिनट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 से 18 प्रति मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। निम्न में से रक्त किसका परिसंचरण करता है? पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए थोड़ा इस प्रश्न के विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। जो रक्त होता है वो पचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। इसके अलावा फेफड़ों से O2 को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक लेकर जाता है। इसके अलावा जो रक्त शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी उनका परिवहन करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, रोगाणुओं का विनाश या रक्त का थक्का बनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोगाणुओं का विनाश। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो मुख्य रूप से रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका। इसके अलावा अदर ऑप्शंस में से रक्त का थक्का बनाना, रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है जो कि रक्त का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा में फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन होता है जिसमें कि विटामिन के पाया जाता है जो कि रक्त का थक्का बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप, पेसमेकर या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। जो चिकित्सक हृदय स्पंदन की दर को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। इसके अलावा रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये दोनों ही पॉइंट आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डायलिसिस विधि को निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाया जाता है? हार्ट, किडनी, लीवर या फिर लंग्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किडनी। जब किडनी अक्रिय हो जाती है तब उस वक्त अपोहन या फिर डायलिसिस नाम की विधि उपयोग में लाई जाती है। एक तरीके से इसे कृत्रिम वृक्क भी कह सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वृक्क की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। एक्सटर्नल और इंटरनल व्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछले काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? हाइड्रा, स्पंज, ए और बी दोनों या फिर मछली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि हाइड्रा और जो स्पंज होता है उसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। इसके अलावा मछली में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। आप ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए। विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। ये क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम्स में पूछा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। आप स्पंज को भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक प्रकार का समुद्री स्पंज है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 100 से 110 बार, 70 से 80 बार, 90 से 100 बार या 25 से 30 बार। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 से 80 बार। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। आइए अब हार्ट के बारे में 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहला, जो हार्ट होता है वो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, जो हमारे शरीर में पंप के जैसे कार्य करता है। यह नियंत्रण जो हमेशा निरंतरता के साथ धड़कता रहता है। इसके अलावा इसका जो निचला सिरा होता है वो थोड़ा सा बाईं ओर झुका रहता है। हृदय मुख्य रूप से इसके जो ऊपरी 2 कक्ष होते हैं वे अलिंद तथा निचले कक्ष निलय कहलाते हैं। इसके अलावा जो दायां निलय और दायां अलिंद यानी कि राइट आर्टिकम और राइट वेंट्रिकल होता है उसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर से इसे डिनोट किया गया है। इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टिकम में शुद्ध रक्त पाया जाता है, इसे रेड कलर से यहाँ पे डिनोट किया गया है। इसके अलावा हार्ट बीट को मापने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। स्टेथोस्कोप जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, डॉक्टर्स के पास हमें आसानी को देखने में ये मिल जाता है। तो ये थे 7th NCERT से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है आगामी परीक्षाओं में। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पिछले काफ़ी प्रश्न पत्रों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी और आपकी तैयारी को और मजबूत बनाए। तो आप इन सारे ही क्वेश्चंस के नोट्स बनाते चले जाइए साथ ही साथ। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।